नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत धारा 61 में किसको परिभाषित किया गया है? तो बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, इसके अंतर्गत जो धारा 61 है वह किसके बारे में बात करती है? तो धारा 61 में किसको परिभाषित किया गया है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है बलात्संग के लिए दंड, बी ऑप्शन है आपराधिक षड्यंत्र, सी ऑप्शन है दुष्प्रेरण और डी ऑप्शन है संगठित अपराध। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपराधिक षड्यंत्र। बीएनएस की धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र के संबंध में बात करती है। ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र क्या है दोस्तों? जब दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करते हैं या कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है लेकिन अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने के लिए उद्देश्य से सहमत हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे ही कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कहते हैं इसे इंग्लिश में, यानी आपराधिक षड्यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 में कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों, जो बलात्संग है, जो रेप है, इसे इंग्लिश में रेप बोलते हैं, तो रेप के लिए दंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के अंतर्गत कौन सी धारा में बताया गया है या कौन सी धारा में किया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं धारा 64, धारा 67, धारा 70 या धारा 68। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धारा 64। बीएनएस की भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 में बलात्संग यानी रेप के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत दृश्य रतीकता को कौन सी धारा में बताया गया है? तो जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता 2023 है, इसके अंतर्गत जो दृश्य रतीकता है, दृश्य रतीकता जिसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों वोयरिज्म, तो वोयरिज्म को यानी दृश्य रतीकता को बीएनएस की कौन सी धारा के अंतर्गत बताया गया है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं धारा 74, धारा 75, धारा 76 या धारा 77। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धारा 77। बीएनएस की धारा 77 में वोयरिज्म यानी दृश्य रतीकता के संबंध में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, और दृश्य रतीकता क्या होती है दोस्तों? दृश्य रतीकता यह है कि जब कोई महिला अपने कोई पर्सनल काम कर रही है या कोई प्राइवेट काम कर रही है और कोई व्यक्ति उसे चोरी छिपे देख रहा है या उसकी तस्वीरें ले रहा है, तो इसे ही कहेंगे दोस्तों दृश्य रतीकता वो कर रहा है, यानी वोयरिज्म कर रहा है, जिसको धारा 77 में बताया गया है, धारा 77 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा दहेज मृत्यु के संबंध में बात करती है? तो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की कौन सी धारा में दहेज मृत्यु जिसे दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं डाउरी डेथ के संबंध में बात की गई है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं धारा 78, धारा 79, धारा 80 या धारा 82। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीएनएस की धारा 80 में दहेज मृत्यु के संबंध में बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा संगठित अपराध को परिभाषित करती है? तो बीएनएस की कौन सी धारा में संगठित अपराध के संबंध में बात की गई है? संगठित अपराध के संबंध में बात की गई है। संगठित अपराध को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध को बताया गया है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं धारा 109, धारा 110, धारा 111 या धारा 112। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीएनएस की धारा 111 संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के संबंध में बात करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवादी कृत्य को भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? तो आतंकवादी कृत्य को भारतीय न्याय संहिता में कौन सी धारा में इसके संबंध में बात की गई है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, धारा 107, धारा 116, धारा 113 या धारा 99। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 113। बीएनएस की धारा 113 में आतंकवादी कृत्य को बताया गया है, यानी टेररिस्ट एक्ट। ठीक है, तो आतंकवादी कृत्य क्या है दोस्तों? जो कोई भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता या भारत की एकता या भारत में या किसी विदेश में जनता या जनता के किसी वर्ग में जो आतंक फैलाने की संभावना के आशय से बम हो गया, डायनामाइट हो गया या किसी अन्य विस्फोटक पदार्थ का उपयोग करता है जिससे व्यक्तियों के एक बड़े समूह की हत्या कर सके या उनकी मृत्यु हो सके, तो इसको बोलते हैं दोस्तों आतंकवादी कृत्य, जिसे बीएनएस की धारा 113 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत धारा 138 में निम्न में से किसके संबंध में बात करती है? तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 138 निम्न में से किसके संबंध में बात करती है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इसमें ए ऑप्शन है व्यपहरण, दूसरा है व्यक्ति का दुर्व्यापार, तीसरा है अपहरण और चौथा है इसमें हमला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बीएनएस की धारा 138 में अपहरण के संबंध में बात की गई है, अपहरण को परिभाषित किया है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों एबडक्शन। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी ध्यान रखना है। अपहरण को इंग्लिश में बोलते हैं एबडक्शन और व्यपहरण को बोलते हैं दोस्तों किडनैपिंग। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो बीएनएस की धारा 138 अपहरण के संबंध में बात करती है, अपहरण के बारे में धारा 138 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इसमें लोक न्यूसेंस को भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? तो बीएनएस की कौन सी धारा में लोक न्यूसेंस यानी पब्लिक न्यूसेंस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, तो बीएनएस की कौन सी धारा के अंतर्गत लोक न्यूसेंस यानी पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बात की गई है? इसमें ऑप्शन दिया गया है धारा 266, धारा 270, धारा 275 या धारा 297। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धारा 270। बीएनएस की धारा 270 लोक न्यूसेंस यानी पब्लिक न्यूसेंस के संबंध में बात करती है। ठीक है, लोक न्यूसेंस क्या है दोस्तों? तो लोक न्यूसेंस का दोषी ऐसा व्यक्ति होता है जो कोई ऐसा कार्य करता है या किसी ऐसे अवैध लोभ का दोषी होता है। अवैध लोभ बोलेंगे दोस्तों इल्लीगल ओमिशन का दोषी है, जिससे लोग को या जनसाधारण को जो है सामान्य क्षति होती है, उन्हें संकट होता है। ठीक है, तो उसे बोलेंगे दोस्तों लोक न्यूसेंस यानी पब्लिक न्यूसेंस, जिसे धारा 270 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स ऐसे नगों को जिनको वह जानता है कि वह हीरे नहीं है, हीरों के रूप में गिरवी रखकर वाय से साशय प्रवंचना करता है और उसके द्वारा धन उधार देने के लिए वाय को उत्प्रेरित करता है। तो एक्स करता है, एक्स क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए चोरी करता है, लूट करता है, छल करता है या उद्यापन करता है, जिसे उगाही भी कहते हैं। तो दोस्तों एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, वह ऐसे नगों को जिनको वह जानता है, कोई ऐसे नग हैं उसके पास जिनको वह जानता है कि ये हीरे नहीं है, परंतु हीरे के रूप में इन्हें गिरवी रखकर वो वाय से साशय प्रवंचना करता है और उसके द्वारा धन उधार देने के लिए वाय को उत्प्रेरित भी करता है। तो इसमें एक्स क्या करता है? एक्स के द्वारा क्या किया गया है? चोरी की गई है, लूट की गई है, छल किया गया या उद्यापन, जिसे उगाही कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक्स यहाँ पे जो है छल करता है। ठीक है, और छल को बीएनएस की धारा 318 में बताया गया है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो एक्स ऐसे नगों को जानता है जिसको वो जानता है कि ये हीरे नहीं है, परंतु हीरों के रूप में गिरवी रखकर वो वाय नाम के व्यक्ति से साशय प्रवंचना करता है और उसके द्वारा जो है धन उधार देने के लिए वाय को उत्प्रेरित करता है।
तो यहाँ पे एक्स जो है छल करता है, जिसे बीएनएस की धारा 318 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296 किस संबंध में बात करती है? तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 क्या बताती है? तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 में किस चीज़ को बताया गया है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, झपटमारी, धार्मिक जमाव में विघ्न करना, अश्लील कार्य और गाने, या लॉटरी कार्यालय रखना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में अश्लील कार्य और गाने के संबंध में बात की गई है। तो इसमें क्या बताया गया है, धारा 296 में, बीएनएस की जो धारा 296 है, इसमें अश्लील कार्य और गाने के संबंध में बात की गई है कि जो कोई लोक स्थान में यानी पब्लिक प्लेस पे कोई अश्लील कार्य करता है, या लोक स्थान में यानी पब्लिक प्लेस में या उसके समीप किसी भी प्रकार के कोई अश्लील सॉन्ग चलाता है, अश्लील गाने चलाता है, या कोई शब्द सुनाएगा, तो उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है, यह बताती है बीएनएस की धारा 296। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट धारा है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत कौन सी धारा में छल को परिभाषित किया गया है? तो बीएनएस की कौन सी धारा में छल को परिभाषित किया गया है? दोस्तों इसको मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत मानहानि को कौन सी धारा में बताया गया है? तो बीएनएस की कौन सी धारा में मानहानि यानी डिफेमेशन को बताया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, धारा 356, धारा 345, धारा 336 या धारा 329। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बीएनएस की धारा 356 में मानहानि को परिभाषित किया है, मानहानि के संबंध में बात की गई है। ठीक है, मानहानि पर दोस्तों मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके उसको देख लीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, धारा 356 मानहानि के संबंध में बात करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स जानबूझकर वाई के सामने खड़ा हो जाता है और उसे आगे जाने से रोक देता है, जबकि वाई को उस रास्ते से जाने का पूरा अधिकार है। तो इसमें एक्स करता है, दोस्तों यहाँ पे एक्स आएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। तो एक्स करता है, कोई एक्स नाम का व्यक्ति है, वो वाई नाम के व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाता है, और वाई नाम का व्यक्ति जिस दिशा में जा रहा है उसे जाने में, उस तरफ जाने का उसका पूरा अधिकार है, परंतु एक्स जो है उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है, उसे जाने नहीं देता, उसका रास्ता रोकता है। तो यहाँ पे एक्स करता है सदोष परिरोध, सदोष अवरोध, आपराधिक षड्यंत्र या उपहति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सदोष अवरोध। ठीक है, यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाए सदोष अवरोध यानी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, जिसे बीएनएस की धारा 126 में बताया गया है। ठीक है, इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है दोस्तों। सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सदोष अवरोध वो होता है दोस्तों, यदि जैसे एक्स नाम का ये व्यक्ति है, ये वाई नाम का व्यक्ति है, इसके एक रास्ते में जाके खड़ा हो गया, या इसका रास्ता इसको रोक दिया, ये इस दिशा में इसको जाने नहीं दे रहा है, किसी विशेष दिशा में, किसी पर्टिकुलर दिशा में, परंतु इसको दूसरी दिशाओं में जाने से नहीं रोका, इसने इसका सिर्फ रास्ता रोका है, किसी निश्चित दिशा में जाने को ही इसको रोक रहा है। तो इसे कहेंगे सदोष अवरोध। और सदोष परिरोध क्या है दोस्तों, जैसे आपने किसी को चार दीवारी के अंदर किसी कमरे में बंद कर दिया और उसमें बाहर से ताला लगा दिया, तो आपने उसको बिल्कुल सीमित कर दिया, अब वो किसी भी दिशा में जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इसे कहेंगे दोस्तों सदोष परिरोध यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सदोष अवरोध होता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और सदोष परिरोध होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ठीक है दोस्तों, सदोष परिरोध और सदोष अवरोध पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख लीजिए। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सदोष अवरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 3 या अधिक दिनों के लिए करता है वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 127 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। तो जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है कितने 3 या अधिक दिनों के लिए, तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो धारा 127 है इसके अंतर्गत दंडित किया जाएगा। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 1 वर्ष तक की कारावास या जुर्माना या दोनों से, 5 वर्ष तक की कारावास या जुर्माना या दोनों से, 1 वर्ष तक की कारावास या 5 वर्ष तक की कारावास या जुर्माना। दोस्तों इसमें आपको एक करेक्शन करना है, इसमें एक मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ 5 की जगह ये 3 वर्ष आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो कोई किसी व्यक्ति का 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध करता है यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है उसे बीएनएस की जो धारा 127 है उसके अंतर्गत 3 वर्ष तक की कारावास, 3 वर्ष तक की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा या दोनों से दंडित किया जा सकेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें 3 वर्ष तक की कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा, यह बताया गया है बीएनएस की धारा 127 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स वाई की दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद करता है तो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार वह कारित करता है। तो एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, वो वाई नाम के किसी व्यक्ति की दोनों में से किसी भी एक आंख की जो नेत्र है, जो उसकी आंख है उसकी दृष्टि का स्थायी विच्छेद करता है। स्थायी विच्छेद को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट प्रिवेशन, ठीक है। तो स्थायी विच्छेद कर लेता है उसकी किसी भी नेत्र की दृष्टि का, तो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार वह कारित करता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उपहति, बल, घोर-उपहति या दंगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घोर उपहति। एक्स यहाँ पर वाई के साथ घोर उपहति करता है यानी ग्रीवियस हर्ट करता है, जिसे बीएनएस की धारा 116 में बताया गया है, ठीक है। एक्स नाम के व्यक्ति ने वाई नाम के व्यक्ति की किसी भी दोनों में से किसी भी एक आंख की दृष्टि का जो है स्थायी विच्छेदन कर दिया यानी उसका परमानेंट प्रिवेशन कर दिया। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 116 के अनुसार उसने घोर उपहति कारित की है यानी ग्रीवियस हर्ट किया है, ठीक है। उपहति को दोस्तों धारा 114 में बताया गया है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। उपहति 114 में है और घोर उपहति धारा 116 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लैंगिक उत्पीड़न को भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत कौन सी धारा में बताया गया है। तो बीएनएस की कौन सी धारा में लैंगिक उत्पीड़न जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सेक्सुअल हैरेसमेंट, इसके संबंध में बात की गई है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं धारा 72, धारा 73, धारा 75 या धारा 86। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धारा 75। बीएनएस की धारा 75 में लैंगिक उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट को परिभाषित किया गया। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है दोस्तों, यानी लैंगिक उत्पीड़न क्या है, जब कोई पुरुष जो है इस प्रकार के कृत्य करता है किसी महिला के साथ, जैसे शारीरिक स्पर्श करना उसकी इच्छा के बिना, ऐसी कोई क्रियाएं करना जो लैंगिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखती हैं या उसकी स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करता है, या लैंगिक स्वीकृति के लिए यानी सेक्सुअल फेवर्स के लिए उससे कोई मांग करता है या अनुरोध करता है, या किसी महिला की उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है उसे किसी प्रकार की अश्लील चीज़ें दिखाता है, अश्लील फोटोएं दिखाता है, तो दोस्तों यह लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिसे धारा 75 में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आत्महत्या के दुष्प्रेरण के संबंध में अपराधी को भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत धारा 108 के अनुसार दंडित किया जाएगा। तो आत्महत्या के दुष्प्रेरण के संबंध में अपराधी को भारतीय न्याय संहिता जो बीएनएस है इसकी धारा 108 के अनुसार दंडित किया जाएगा। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 10 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना, 5 वर्ष तक की कारावास,
5 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना या 10 वर्ष तक की कारावास या जुर्माना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना यानी फाइन। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ इसमें और या का ही अंतर है। और का मतलब होता है 10 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना यदि कहीं पर लिखा है तो उसमें लिखा है कि 10 वर्ष तक की जेल होगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा। परंतु यहाँ पे यदि या आ गया तो 10 वर्ष तक की कारावास या में या को इंग्लिश में बोलते हैं और, या तो 10 वर्ष तक की कारावास होगी या जुर्माने से, इनमें से एक। परंतु यदि लिख दिया गया है 10 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना तो यहाँ पे और को इंग्लिश में बोलते हैं एंड, तो 10 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना यानी दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ऐसे बहुत मिस्टेक हो जाती है, इसको ध्यान से आप चूज करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 10 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना है, धारा 108 के अंतर्गत जो आत्महत्या के दुष्प्रेरण के संबंध में अपराधी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई को धमकी देता है कि यदि वाई ने उसको धन नहीं दिया तो वह वाई के बारे में मानहानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा। अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार वाई को उत्प्रेरित करता है तो एक्स करता है। एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, वो वाई नाम के व्यक्ति को धमकी देता है कि यदि वाई ने उसको धन नहीं दिया तो वह वाई के बारे में जो है मानहानिकारक अपमान लेख जो है प्रकाशित करेगा। अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार जो है ये एक्स नाम का व्यक्ति वाई को उत्प्रेरित करता है। तो यहाँ पे एक्स करता है चोरी, उपहति, उद्यापन जिसे बोलते उगाही या धोखाधड़ी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उद्यापन यानी उगाही करना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों एक्सटॉर्शन। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है, एक्सटॉर्शन। ठीक है दोस्तों, और इसे बीएनएस की धारा 308 में बताया गया है। एक्सटॉर्शन को बीएनएस की धारा 308 में बताया है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक्स जो है उद्यापन करता है यानी उगाही, जिसे बोलते हैं एक्सटॉर्शन, और जिसे बीएनएस की धारा 308 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कूट रचना को भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत कौन सी धारा में बताया गया है? तो कूट रचना को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्जरी। ठीक है, तो कूट रचना को भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की कौन सी धारा में बताया गया है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं धारा 336, धारा 337, धारा 329 या धारा 309। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धारा 336। बीएनएस की धारा 336 में कूट रचना जिसे फॉर्जरी कहते हैं इंग्लिश में, इसके बारे में बात की गई है। फॉर्जरी क्या है दोस्तों? जो कोई भी जो है झूठे मिथ्या दस्तावेज बनाता है यानी फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहा है, या किसी भी प्रकार के कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स बना रहा है, तो इस चीज को बोलते हैं दोस्तों फॉर्जरी यानी कूट रचना, जिसे बीएनएस की धारा 336 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इनका मिलान करना है, इनका मिलान कीजिए। इसमें दोस्तों ये ऑप्शन डालने यहाँ पे भूल गए हैं, इसमें ऑप्शन नहीं डाले हैं, चलो कोई नहीं, आप इनका मिलान कर दीजिए। तो दोस्तों इसमें आपराधिक न्यासभंग, आपराधिक षड्यंत्र, संगठित अपराध और आपराधिक बल, इनका सही मिलान कीजिए। तो इसमें सबसे पहले मुझे पता है आपराधिक षड्यंत्र, तो आपराधिक षड्यंत्र जैसे धारा 61 में बताया गया है। उसके बाद संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसे धारा 111 में बताया है, जैसे ऊपर हमने अभी देखा था। आपराधिक बल यानी क्रिमिनल फोर्स को धारा 129 में बताया गया है। अब बचा आपराधिक न्यासभंग जिसे धारा 316 में बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा डी, आपराधिक न्यासभंग 316, आपराधिक षड्यंत्र सी, संगठित अपराध बी और आपराधिक बल धारा 129 ए। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो आएगा DCBA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
रिश्ती को भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कौन सी धारा में बताया गया है? तो बीएनएस के अंतर्गत रिश्ती को कौन सी धारा में बताया गया है? रिश्ती को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं मिसचीफ, मिसचीफ, ठीक है। तो बीएनएस की कौन सी धारा में मिसचीफ यानी रिश्ती को परिभाषित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं धारा 314, धारा 315, धारा 317 या धारा 324। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धारा 324। बीएनएस की जो धारा 324 है इसमें रिश्ती को यानी मिसचीफ को परिभाषित किया गया है। तो रिश्ती क्या होती है दोस्तों, मिसचीफ क्या होती है? तो जब कोई भी व्यक्ति जो है किसी आशय से या यह जानते हुए कि उसके किसी काम से लोग को या किसी व्यक्ति को वह सदोष हानि या नुकसान कारित करता है, जिससे जो है उस संपत्ति का नाश या संपत्ति में या उसकी स्थिति में इस तरह से बदलाव कर देता है जिससे उसका जो है मूल्य या उसकी जो उपयोगिता है वह नष्ट हो जाती है या कम हो जाती है, तो उसे कहेंगे कि उस व्यक्ति ने रिश्ती की यानी मिसचीफ किया है, ठीक है। तो इसे बीएनएस की धारा 324 में परिभाषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 27 के अनुसार लोक यानी पब्लिक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसका अर्थ क्या बताया गया है? तो जो बीएनएस है इसकी धारा 2 की उपधारा 27 में लोक को परिभाषित किया गया है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक। तो उसमें इसका क्या अर्थ बताया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं केवल सरकारी कर्मचारी, केवल न्यायालय के समक्ष उपस्थित व्यक्ति, कोई भी कंपनी या कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय। तो बीएनएस की जो धारा 2 है उसकी उपधारा 27 में जो लोक को परिभाषित किया गया है, तो उसमें जो पब्लिक का जो अर्थ बताया गया है, जो लोक का अर्थ बताया गया है वो है कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय, यानी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी, ठीक है। तो कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय को बीएनएस की जो धारा 2 की उपधारा 27 में लोक का अर्थ कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय बताया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था बीएनएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।